अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू CSS कंसल्टेंट CSS एट होम। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, हमने कल से FPSC के जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है उसको हल करना शुरू किया है और कल हमने मॉडल पेपर नंबर 6 को सॉल्व किया था। उसके तमाम क्वेश्चन को देखा था और जो सिमिलर क्वेश्चन थे उनको मैंने एक जगह हल किया था ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो आज मैं एक और पेपर लेकर हाज़िर हुआ हूँ FPSC का, जिसमें आपको बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें रेशो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, सीरीज़ का क्वेश्चन है और एक दो क्वेश्चन स्टैटिस्टिक के भी हैं। तो नाजरीन, आते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो उससे पहले कि मैं लेक्चर स्टार्ट करूं, मैं तमाम न्यू व्यूअर से गुजारिश करता चलूं कि अगर आपको एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स पोर्शन के जो क्वेश्चन हैं उनको हल करने में मुश्किल पेश आती है तो आप ये हमारी वीडियो सीरीज़ एक मरतबा अच्छे से देख लें, तो इंशाल्लाह आपको आने वाले एग्ज़ाम में कभी भी मैथमेटिक्स के पोर्शन में जो मुश्किल पेश नहीं आएगी और आपका जो स्कोर होगा मैथमेटिक्स पोर्शन में अच्छा आएगा। तो मज़ीद वक्त ज़ाया नहीं करते हैं, आते हैं आज के लेक्चर की तरफ। ये मॉडल पेपर नंबर 8 है, क्योंकि नाज़रीन मॉडल नंबर जो पेपर 7 है उसमें मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन नहीं मुझे नज़र आया। तो मैं मॉडल पेपर नंबर 8 और लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है। तो आते हैं इसके पहले क्वेश्चन की तरफ। उनमें से क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया है इसमें कि कंप्लीट द नंबर सीरीज़। आप इसमें यह देखें कि जब भी कोई सीरीज़ होती है तो पहले हम सीरीज़ को अपने तरीके से देखते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, कहीं मल्टीप्लाई हो रहा है या अल्टरनेटिव हिसाब से वो नंबर चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप अगर इनका डिफरेंस दरमियान में देखें, यहाँ 2 का फ़र्क आ रहा है, यहाँ 3 का फ़र्क आ रहा है और यहाँ 4 का फ़र्क आ रहा है। तो ऑब्वियसली जब यहाँ पे कोई नंबर आएगा तो वहाँ पे 5 का फ़र्क आएगा, मतलब 5वां डिजिट जो होगा 13 के बाद वो यहाँ आएगा। तो 13, अब 14, 15, 16, 17, ये 18, यहाँ पे हमारा जवाब होगा 18। जो ऑप्शन नंबर गिवन होंगे उसमें जो 18 जहाँ पे गिवन होगा आपने उसको टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, ये आगे पीछे इसीलिए करता हूँ, आपको पता है कि जो सिमिलर क्वेश्चन है एक जगह हल करेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, उसमें आप फ़र्क चेक करें कि इन दोनों में डिफरेंस चेक करें। डिफरेंस कैसे चेक करते हैं कि सेकेंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकेंड, ठीक है। तो ये आप डिफरेंस सबसे पहले आप डिफरेंस चेक किया करें कि क्या डिफरेंस तो नहीं आ रहा। तो हम पहले डिफरेंस चेक करते हैं। यहाँ पे 5 का डिफरेंस, यहाँ पे 10 का डिफरेंस, यहाँ पे 15 का डिफरेंस और यहाँ पे 20 का डिफरेंस। तो अब आने वाला जो न्यू नंबर होगा उसमें 25 का डिफरेंस होगा। तो जब आप नेक्स्ट नंबर आप लिखेंगे तो उसमें आपने 25 को ऐड करना है, तो ये 81 आंसर आएगा, तो जो कि आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। लाजमी नहीं दोस्तों कि तमाम सीरीज़ में ये डिफरेंस हो, लेकिन इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। जिस सबसे पहले आपको डिफरेंस चेक करना पड़ता है, आप फिर चेक करते हैं कि क्या मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा, फिर आप चेक करते हैं क्या ये स्क्वायर वाला नंबर तो नहीं है। तो इस तरह अब डिफरेंट जब आप सीरीज़ देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, और जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि किस हिसाब से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, जिसमें वो कह रहा है कंप्लीट द सीरीज़, और उसमें 121, 144, 169, 196, 225, 256। अगर आप इस पे गौर करें तो ये जो है एक स्क्वायर वाला सीरीज़ है, मतलब ये 11 का स्क्वायर लेंगे तो ये जवाब आएगा, 12 का स्क्वायर लेंगे तो ये जवाब आएगा, 13 का लेंगे तो ये 14, 15 और ये 16। ऑब्वियसली जब हम अब जिस तरह से ये सीरीज़ चल रही है उस हिसाब से अब हमें जो स्क्वायर लेना है सीरीज़ में वो 17 का स्क्वायर लेना है, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 289। जी हाँ नाज़रीन, 289 ही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। जी नाज़रीन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 62 है, 40 एडिशन FPSC। उसमें पूछ रहा है कि द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ कॉल्ड वेरिएंस। अब ये वेरिएंस कैसे हुआ, आइए मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में आपको बताने की कोशिश करता हूँ।
सबसे पहले इस चीज़ को हल करते हैं और फिर मैं इस क्वेश्चन पे आता हूँ, क्योंकि इसको थोड़ी सी डिटेल में बताना पड़ेगा। अ क्वांटिटी विच डज़ नॉट चेंज इज़ कॉल्ड कांस्टेंट। ये आपको पता है कि जिस चीज़ की वैल्यू चेंज ना हो हम उसको कांस्टेंट ही बोलते हैं। जैसे के की वैल्यू होती है या जितने भी कांस्टेंट होते हैं, आपने फिज़िक्स में, मैथ में पढ़े हैं या केमिस्ट्री में भी पढ़े हैं, तो कांस्टेंट की वैल्यू जो है चेंज नहीं होती। अब आते हैं वेरिएंस की तरफ। वेरिएंस को समझने से पहले आप पहले स्टैंडर्ड डेविएशन को समझेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन की अगर मैं बात करूं तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो हमारे पास फार्मूला होता है, इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं और ये एक स्टैटिस्टिक में से क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है स्क्वायर रूट समेशन सम ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन और होल का स्क्वायर। अब वो कह रहा है कि अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर ले लूँ तो क्या आएगा। तो आइए स्क्वायर लेते हैं। ये मैंने इसका स्टैंडर्ड का जो डेविएशन का स्क्वायर लिया, तो स्क्वायर रूट से कट जाएगा। तो ये अब हमारे पास बनेगा समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन होल का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है हमारे पास वेरिएंस का। तो डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पूछें कि ये सिग्मा एक्स क्या है, तो जितनी भी हमें डाटा गिवन होता है किसी भी एक्सपेरिमेंट में, तो जब हम उसका सम करते हैं तो सिग्मा एक्स लिखते हैं और वो जितने नंबर ऑफ सैंपल होते हैं, टेस्ट होते हैं, नंबर होते हैं, हम उस पर डिवाइड करते हैं। फिर यहाँ पे इंडिविजुअल लिखा जाता है और यहाँ पे इंडिविजुअल लिख के होल का स्क्वायर लिया जाता है। आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, बस थोड़ा सा मैंने आपको ओवरव्यू दिया कि स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर आप स्क्वायर लेंगे तो वो वेरिएंस बनता है। नाज़रीन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th मॉडल पेपर में पूछा गया है और ये 40 एडिशन है एफपीएससी का। उसमें वो क्या कह रहा है कि इफ़ इट टेक्स 5 मिनट्स टू बॉयल 2 एग टुगेदर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू बॉयल 10 एग टुगेदर। नाज़रीन, लाजमी नहीं है कि तमाम क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स में आएँ उसमें कोई ना कोई फार्मूला लगे। कुछ आईक्यू लेवल या जिसको लॉजिक बोलते हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, वो मैथमेटिक्स पोर्शन में आते हैं। तो नाज़रीन, जब 5 मिनट ले रहे हैं 2 एग बॉयल होने में, तो 10 एग भी अगर आप रख दें तो वो भी 5 मिनट ही लेगा, उससे ज़्यादा नहीं लेगा। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जब वाटर का आ जाता है हमारे पास, जब बॉइलिंग पॉइंट 100 सेंटीग्रेड है, वहाँ पे जब आ जाता है तो जितने भी उसके पास अंडे देगची में अंडे होते हैं, बर्तन में अंडे होते हैं, वो सारे के सारे बॉयल होते हैं। हर अंडा अलग अलग टाइम नहीं लेता। तो ये आईक्यू लेवल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ़ b इज़ इक्वल टू 1 देन b क्यूब डिवाइड बाय b स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। तो नाजरीन, जस्ट आपने क्या करना है कि वैल्यू रख देनी है इसमें। ये देखें वैल्यू क्या है कि अगर b की वैल्यू 1 है तो b1 क्यूब डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/1 इज इक्वल टू ये 1 जवाब ही आएगा। तो ऑप्शन में जहाँ पे 1 गिवन है वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन लिया है उन्होंने कि अ ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट्स वर्किंग 1 hour पर डे टू कंप्लीट अ जॉब इन 12 days, इन हाउ मैनी डेज 12 स्टूडेंट इन ग्रुप फिनिश द सेम जॉब। मतलब वो कह रहा है कि 10 लोग हैं, वो 12 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। अब 12 स्टूडेंट हो जाएं तो कितने दिन में काम ख़त्म होगा। ये रेशो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। आइए इसको सॉल्व करने का तरीका बताते हैं। सो सबसे पहले उन्होंने क्या दिया हुआ है, मिसाल के तौर पे स्टूडेंट ओवर रेशो डेज़, दूसरा इन्होंने डेज़ दिया हुआ है, और फिर स्टूडेंट और डेज़। ठीक है, हम इस तरह एक बना देंगे, क्योंकि जो रेशो होता है हम दो चीज़ों के दरमियान ही निकालते हैं। तो स्टूडेंट कितने थे, पहले स्टूडेंट 10 थे और दिन कितने दिए उन्होंने, 12 दिन दिए हुए। बाद में वो 12 स्टूडेंट दे रहे हैं और दिन मालूम कर रहे हैं, तो हम इसको एक्स कंसीडर करेंगे। ठीक है नाजरीन, तो याद रखें कि जब भी इस तरह का
किस्म का क्वेश्चन आए, क्योंकि रेशो प्रोपोर्शनल पे मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ कि अगर एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ घट रही हो या दूसरी चीज़ के घटने से पहली चीज़ बढ़ रही हो तो हम इसको इन्वर्स रिलेशन कहते हैं, इन्वर्स रिलेशन कहते हैं। और इन्वर्स रिलेशन का मैंने वहाँ पे शॉर्टकट बताया था कि आपने क्या करना है, जो आपको दो नॉन चीज़ें हैं उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है और जो थर्ड अननोन है उस पर आप डिवाइड कर देंगे तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ये शॉर्टकट है कि 10 मल्टीप्लाई बाय 12 और डिवाइडेड बाय 12, तो ये 12 से कैंसिल हो जाएगा, तो 10 हमारा जो होगा रिक्वायर्ड आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, जो हमने पीछे रेशो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन सॉल्व किया है कि 10 men कंप्लीट अ जॉब इन 14 days, हाउ लॉन्ग विल इट टेक 4 men टू फिनिश द सेम जॉब इफ़ दे वर्क एट द सेम रेट। मतलब पहले 10 लोग हैं वो 14 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं, अगर 4 लोग ये काम ले लें तो कितने दिन में करेंगे। वही बात, तो पहले क्या दिया उन्होंने, मैन दिया हुआ है तो हम मैन, और दूसरा उन्होंने क्या दिया हुआ है, डेज़, ठीक हो गया। और फिर क्या दिया हुआ उन्होंने, मैन और दूसरा डेज़, ठीक है। तो मैन उन्होंने पहले कितने दिए हैं, 10, और डेज़ कितने दिए हैं, 14, ठीक है। और फिर मैन कितने दिए हैं उन्होंने, 4, और उन्होंने कहा है कि आप दिन मालूम करें। एक्स मतलब अननोन चीज़ हो, आप उसको एक्स या ए या बी भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये चीज़ देखें कि दोबारा वही चीज़ हो रही है। क्या हो रहा है कि जब 10 लोग हैं 14 दिन में काम कंप्लीट करते हैं, अब 4 लोग हैं तो दिन बढ़ेंगे, ठीक है, दिन बढ़ जाएंगे। तो कौन सा रिलेशन हुआ, इन्वर्स रिलेशन हुआ। और इन्वर्स रिलेशन का मैंने शॉर्टकट क्या बताया है कि जो पहली आपको दो चीज़ नॉन है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें, जो आपको थर्ड चीज़ गिवन है उस पर डिवाइड कर दें। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 14 डिवाइडेड बाय 4, ठीक हो गया। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे 2, ये हो जाएगा 5, और ये डिवाइड हो जाएगा तो 2, और ये जब इस पे डिवाइड करेंगे 2 तो ये हो जाएगा 7। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 7 इज़ इक्वल टू 35 डेज़ हमें चाहिए ये काम। नाज़रीन नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम पेपर का, मॉडल पेपर नंबर 8 और 40 एडिशन का। इफ़ परपेंडिकुलर ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 20 एंड द बेस इज़ 12 देन इट्स एरिया। अब उसका वो एरिया पूछ रहा है, किसका, ट्राइंगल का। अगर ट्राइंगल की मैं बात करूं उसमें 3 चीज़ें होती हैं, अगर आपको पता हो, ये नीचे बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या क्या चीज़ें दी हैं हमें परपेंडिकुलर दिया है वो 20, ठीक हो गया, और हमें बेस दिया है इन्होंने 12 दिया हुआ है, और अब कहा है इसका आप एरिया मालूम करें, एरिया क्या होता है। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस मल्टीप्लाई इंटू परपेंडिकुलर। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फार्मूला है। तो अब जस्ट आपने वैल्यू रखनी है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस हमें क्या गिवन है 12, और मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जब 12 मल्टीप्लाई होगा 20 से तो ये हो जाएगा 240, और ये 1/2 240 से डिवाइड हो के हमारे पास 120 आंसर आ जाएगा। ये हमारा जवाब है। नाज़रीन नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब उन्होंने एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और उन्होंने कहा है कि एक्स की वैल्यू फाइंड करें। बहुत ही आसान तरीका है, पहले आप एक्सप्रेशन को लिखें, और ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो इनको आप सेपरेट कर दें। ये माइनस है, इक्वल टू इस तरफ आ जाएगा तो वो साइन चेंज हो जाता है, प्लस में हो जाएगा। -2x ये हो गया 6k, ठीक है। तो अब ये जो है -2 है, मैं कोशिश करूँगा क्योंकि हमें उन्होंने कहा है कि वैल्यू फाइंड करें x की, तो अगर मैं 2 वहाँ पे डिवाइड कर दूँ तो ये मेरे पास वैल्यू हो जाएगी -x की। तो मैं क्या करता हूँ, माइनस को ख़त्म करने के लिए एक और -x से मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि ये हमारा असूल है, अगर हम दोनों चीज़ों को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करें तो एक्सप्रेशन में कोई फ़र्क नहीं आएगा, इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं आएगा। माइनस माइनस इट बिकम प्लस, और ये हो जाएगा -6। तो x को जब मैं अकेला करूँगा और ये -6 और डिवाइड बाय 4, तो ये 3 हो जाएगा। सॉरी ये 4 कैसे हुआ, ये तो 2 ही है ना, गलती से मैंने 4 लिख दिया, ठीक है। तो ये आएगा 2x
-6, ठीक है। तो x मैंने इधर ही रखा, -6 डिवाइड बाई 2, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आई, -3। ये हमारा सोल्यूशन है और ये ऑप्शन बी दुरुस्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें वो क्या कह रहा है, 30% ऑफ 100 इज इक्वल टू 3% ऑफ विच डिजिट। इसमें दो काम वो बता रहा है। पहले कह रहा है 30% ऑफ 100 इट बिकम 30, ठीक है, इज इक्वल टू 3% ऑफ विच डिजिट। अब वो कह रहा है कि जो 30 है वो दिए गए नंबर के मुताबिक 3% किसका है, ठीक है। अब हमने ये चीज़ निकालनी है कि वो 3% किसका है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखें 10 का 3% कितना होगा, 0.3, 100 का कितना होगा 3%, ठीक है। और अगर आप 1000 का देखें, 1000 का 3% बन रहा है। तो अगर मैं इसको 1000 है, अगर इसका मैं अगर निकालना चाहूँ 1% निकालना चाहूँ तो मैं इसको 100 पे डिवाइड करूँगा। 100 पे मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरे पास 10 इज़ 1%, ठीक है। 10 जो है वो 1% है किसकी, 1000 की। अब वो 3% अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 10 को मैं जब 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 30 बनेगा, ठीक है, जो कि 3% है 3% है 1000 का। तो ऑप्शन सी हमारा दुरुस्त हुआ। एक मरतबा दोबारा मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपने देखना है कि जो नीचे दिए गए नंबर हैं उसमें जो 3% अगर हम लें तो वो 30 रुपये बने, मतलब एक बंदे के पास 1000 रुपये है तो मैं उसका 3% निकालना चाहता हूँ। तो 1000 को आप जब 100 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 10 हमारे पास क्या आया, 1% आया। अब 1% को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो वो हमारे पास 30 जवाब आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो 1000 है वो ही हमारा जवाब है, जिसमें अगर हम इसका 30% लें 100 का तो वो 3% बराबर होगा 1000 के। अब अच्छा ये क्यों नहीं हुआ, इसको करके देखते हैं। 10,000 को हम करके देखते हैं। मैं इसको अगर 100 पे डिवाइड करूं तो 0 0 से कैंसिल, ये भी 0 0 से कैंसिल, तो ये 100 बन रहा है 1%, 100 बन रहा है 1%। तो अब आप मुझे बताएं 3%, 30 तो नहीं बनेगा ना, तो वो तो 300 हो जाएगा, ठीक है। तो आपने इनमें से एक एक नंबर को चेक करना है, ठीक है, कि किसका 1% कितना बनता है और उसको आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इफ़ 3/4 ऑफ द पुलिस एम्प्लॉय आर नॉट ग्रेजुएट, द रेशो ऑफ द ग्रेजुएट टू द नॉन ग्रेजुएट एम्प्लॉय इन द पुलिस डिपार्टमेंट इज़, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 3/4 जो हैं वो ग्रेजुएट नहीं हैं, ठीक हो गया, वो ग्रेजुएट नहीं है। और अब आप हमें वो रेशो बताएं, ठीक है। रेशो किसका पूछ रहा है, ग्रेजुएट टू द नॉन ग्रेजुएट, ठीक है, वो पूछ रहा है। आप हमें रेशो बताएं ग्रेजुएट टू द नॉन ग्रेजुएट। आइए मैं आपको बताता हूँ कि ग्रेजुएट टू नॉन ग्रेजुएट कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आप ये चीज़ देखें कि 3/4 जो है इज़ नॉट ग्रेजुएट, ठीक है, मतलब ये हो गया अकरिंग, क्या हो गया, अकरिंग जो हो रहा है। अब इसको आप 1 - 3/4 करें। 1 से क्यों हम माइनस कर रहे हैं, क्योंकि जब हम 1 से इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास ग्रेजुएट की वैल्यू आ जाएगी। तो 4 - 3 तो 1/4, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन क्या होता है कि अगर हमारे पास P है अकरिंग जो हो रहा है तो हमारे पास Q क्या होगा, नॉट अकरिंग। अकरिंग वो चीज़ होती है जो हमारी नीड होती है, नॉट अकरिंग क्या चीज़ होती है जो हमारी नीड नहीं होती, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, P + Q = 1। ये 1 से प्रोबेबिलिटी ज़्यादा नहीं होती। तो अगर मैं इसको P मानूँ, ठीक है, अगर मैं इसको P मानूँ तो 3/4 + Q = 1। अब मुझे 1 चाहिए, मुझे Q की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं Q को यहीं रखूँगा और 1 - 3/4, तो मेरे पास Q क्या आ जाएगा, 1/4। अब हमारे पास दोनों रेशो आ गई।
हमने ये रेशो क्यों निकाली, क्योंकि उसने रेशो पूछा है ग्रेजुएट टू नॉन ग्रेजुएट, ठीक है, और उसने सिर्फ गिवन क्या दी थी, नॉट ग्रेजुएट, और ये अब हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ग्रेजुएट की। अब हम इसका रेशो निकाल लेंगे। रेशो क्या उसने पूछा हुआ है, ग्रेजुएट टू नॉन ग्रेजुएट, ठीक है, ये इन्होंने रेशो पूछा हुआ है। तो पहले ग्रेजुएट की वैल्यू लिखेंगे। ग्रेजुएट की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/4, और ओवर नॉन ग्रेजुएट क्या है हमारे पास, जो उन्होंने डेटा गिवन है 3/4, 3/4 उन्होंने गिवन दिया है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 1/4, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 3 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जवाब क्या आएगा, 1/3 हमारा आंसर हुआ, जो कि ऑप्शन ए है, दुरुस्त है। नाज़रीन, इसको समझने की आप कोशिश करें कि ये क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है कि एक पुलिस डिपार्टमेंट है जिसमें जो लोग ग्रेजुएट हैं वो ग्रेजुएट नहीं हैं, वो 3/4 हैं, ठीक है, 3/4 हैं। अब हमने रेशो निकालना है ग्रेजुएट टू नॉन ग्रेजुएट। अब नॉन ग्रेजुएट तो उन्होंने हमें दे दिए, तो सबसे पहले हम ग्रेजुएट तो निकालें, फिर ही रेशो निकाल सकते हैं। फिर हमने ग्रेजुएट कैसे निकाले कि ये प्रोबेबिलिटी का एक फार्मूला है कि P+Q = 1, प्रोबेबिलिटी नेवर बी ग्रेटर देन 1, प्रोबेबिलिटी हमेशा जो होती है 1 होती है, 1 से ज़्यादा नहीं होती। तो इसमें हमारी जो होती है P अकरिंग और Q नॉट अकरिंग। तो P हमने उसको मान लिया जो उन्होंने हमें गिवन दी थी 3/4। तो Q हमने फाइंड करना था, Q हमने फाइंड किया, 1/4 जवाब आ गया, ठीक है। अब हमारे पास ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट दोनों की वैल्यू आ गई। अब हम उसका रेशो लेंगे। रेशो ऐसी लेते हैं A/B। ए का मतलब है जो उन्होंने पहले कहा हुआ है, उन्होंने कहा हुआ है ग्रेजुएट, और फिर उन्होंने कहा है टू नॉन ग्रेजुएट, तो हम नॉन ग्रेजुएट, ऊपर हम ग्रेजुएट की वैल्यू लिखेंगे 1/4 और नीचे हम लिखेंगे नॉन ग्रेजुएट। तो नॉन ग्रेजुएट, तो ये 1/4 और मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये 4/3 बन जाएगा, 4 से कैंसिल, और 1/3 हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप दोस्तों कि आपको आज का लेक्चर भी पसंद आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपके जहनों में उठ रहा है या कोई चीज़ समझ नहीं है, आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आखिर में ये बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी ये छोटी सी मेहनत पसंद आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।